नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से वहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खास तौर पर अमित शाह के कल के भाषण के बाद बिहार में एक तरह से जो गठबंधन को लेकर एक क्यासाराइयों का जो दौर था, एक नीतीश कुमार को लेकर जो कंफ्यूजन था, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के जो गठबंधन बनने, कॉम्बिनेशन बिगड़ने और बनने की जो खेल हो रही थी, उस पर थोड़ी देर के लिए एक तरह से एक फुल स्टॉप लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिहार है, बिहार में वो भी नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के हर जुमले में, उनके हर कदम में कोई ना कोई संदेश होता है और नीतीश कुमार इतने श्रूड पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने जो अपने आप को एक श्रूड पॉलिटिशियन के रूप में जो जाहिर किया है पिछले 20-30 वर्षों के उन्होंने, वो अभी इस बात को एकदम से खारिज नहीं करता है कि बिहार की राजनीति में एक और कुछ नहीं हो सकता है, खासतौर पे चुनाव होने से पहले। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से एक संदेश दे दिया गया है जेडीयू को, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों को भी, जो नीतीश कुमार के ऊपर अटैक कर रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नीतीश कुमार को उतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितनी अहमियत। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का खेमा भी एक प्रयास में था कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो नीतीश कुमार को या जेडीयू को एक सीनियर पार्टनर के, अब कवायद अभी भी जारी है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो उनके जो सिपह सालार हैं, अभी खास तौर पे प्रशांत किशोर, उनके बयान आने का और जाने का सिलसिला जारी है। वो ये कह रहे हैं कि 2010 में जो चुनाव हुए थे उसमें जेडीयू एक बड़ी पार्टनर के रूप में थी, बड़ी भूमिका में थी। 140 सीटों पे उसने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास के सीटों पे चुनाव लड़ी थी। तो उसको देखते हुए आज भी भारतीय जनता पार्टी को एक सेकंड फिडल की भूमिका में बिहार में रहना चाहिए और नीतीश कुमार को एक लीडरशिप उनको देनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष पद को छोड़ते हुए जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको एक फुल टाइम अध्यक्ष बनाने की जो बनने में थोड़ी दिन बाकी रह गए हैं, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते बन जाएंगे वो। उससे पहले एक बड़ा ऐलान किया है अमित शाह ने और ये कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की ही अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ेगी और उन्हीं की लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये संदेश जो है वो क्लियर हो गया है। लेकिन इस बात पे आगे चर्चा करने से पहले हम जरा इसमें बैकग्राउंड में इसमें जाना चाहेंगे। 1994 में लालू यादव के से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस और कुछ और दूसरे सीनियर लीडर शामिल थे, और उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठजोड़ किया, जो गठजोड़ 2013 तक कायम रहा। उसमें 2004 में वो मुख्यमंत्री भी बने बिहार के, और लालू यादव जो एक इनविंसिबल समझा जाता था, उनको बिहार का एक इनडिस्प्यूटेड किंग थे, उनको हराकर और उनको एक तरह से हाशिए पे ढकेल कर नीतीश कुमार एक बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाने में वो कामयाब हुए। और 2013 में प्रधानमंत्री मोदी के जब एनडीए का भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया, तो उसको लेकर नीतीश कुमार ने पहले से भी अपने रिजर्वेशन रखे थे और वो एनडीए से अलग हो गए थे और चुनाव 2014 का वो अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें बुरी तरह से उनकी पराजय हुई थी। उसके बाद फिर 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन करके और एक बड़ी जीत हासिल की थी और एक बार फिर साबित किया था कि नीतीश कुमार का अपना एक पॉलिटिकल क्लाउड बिहार में मौजूद है और वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को छोड़कर नहीं जाने वाला। दूसरी चीज ये है इसमें कि और उसके बाद जो है फिर 2017 में आरजेडी में जो तेजस्वी और तेज प्रताप के कुछ जो मामले सामने आए, उसके बाद नीतीश कुमार ने उनसे अपना रास्ता अलग करके फिर से दोबारा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में वो शामिल हो गए थे और अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बीच जो है नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि जो उनको उनके एक कह लीजिए कि एक इधर और उधर दोनों तरफ की जो राजनीति है उसका की तरफ इशारा करते थे। आरजेडी की तरफ से भी सीनियर नेताओं की तरफ से, हालांकि तेजस्वी यादव इसके खिलाफ थे, लेकिन सीनियर नेताओं की तरफ से ये
कहा गया कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाया जा सकता है। अगर नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में फिर से शामिल होना चाहते हैं तो उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव इसको लेकर उनका रिजर्वेशन था, उन्होंने इसको बिल्कुल एकदम से खारिज कर दिया और लगातार वो नीतीश कुमार के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार, ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कुछ ऐसे काम हुए पटना के अंदर और बिहार के अंदर कि जो इशारे दे रहे थे कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ उनके अंदर जो है खिचड़ी बन रही थी, या तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो एक उनको एक जूनियर पार्टनर की भूमिका में बल्कि एक सीनियर पार्टनर की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे। उन्होंने नेहरू गांधी जवाहरलाल नेहरू के नाम पे एक रोड का, जो पहले ही से रोड मौजूद है, उसका फिर से नामांकन किया। और दशहरा फेस्टिवल को लेकर बिहार में काफ़ी एक विवाद हुआ था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं, खासतौर पर गिरिराज किशोर ने नीतीश कुमार पर हमले बोले थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी जो सीसीए का मामला था, एनआरसी का मामला था, उस पर या 370 पे सीसीए पे हालांकि उनकी पार्टी ने समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था कि एनआरसी वो बिहार में लागू नहीं करने देंगे। प्रशांत किशोर को उन्होंने खड़ा कर दिया इसके विरोध के लिए। और कश्मीर के जो मुद्दे के ऊपर जो 370 का जो मामला था, उस पर उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट किया। कैबिनेट में शामिल नहीं हुए, मोदी कैबिनेट में अपने आखिरी मिनट में उन्होंने फैसला लिया कि उनके सांसदों में से कोई उसमें शामिल नहीं होगा मोदी कैबिनेट में। लेकिन ये बात सभी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और आरजेडी भी जानती है कि बिहार में एक तरह से 3 ध्रुव हैं जिनके आसपास वोटों का जमावड़ा है। एक बीजेपी, दूसरा बीजेपी ने भी काफ़ी मतलब इम्प्रूव किया है अपना बेस बनाने में, एक बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। दूसरा नीतीश कुमार के पास भी एक खास वोटों का एक तबका है, और तीसरा आरजेडी का है। और अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए इन कॉम्बिनेशनों की, तो आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी तीनों में से अगर 2 एक साथ मिल जाते हैं, कोई एक साथ मिल जाता है, तो जाहिर है कि उसकी जीत पक्की है ही नहीं, बल्कि एकदम से उस पत्थर की लकीर समझ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव, हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुत सारी चीज़ें थी जो खासतौर पे पुलवामा हमले के बाद जो एक स्थिति बनी हुई थी, उसको लेकर बिहार में काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोटरों का रुझान था। लेकिन इसके अलावा अगर उस वोट को अगर देखा जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो सिर्फ 18 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जो विपक्ष के खेमे में जा रही थीं। अगर वैसा ही वोट हो जाए, अगर उसी तरह की वोटिंग हो जाए, आरजेडी, ये जेडीयू और बीजेपी और उसके दूसरे एलआई हैं, वो साथ में मिलकर चुनाव लड़ लें, खासतौर पे पासवान, तो अगर उसी तरह की वोटिंग हो जाए तो आरजेडी और दूसरे जो विपक्ष है उनका खेमा जो है 18 के ऊपर सिमट जाएगा। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में को अगर विधानसभा के चुनाव में परिवर्तित करके देखा। वैसे भी किशनगंज की सीट को छोड़कर कोई भी सीट जो है महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। आरजेडी का खाता जो है एकदम खाली। आरजेडी जिसको मैंने पहले बताया कि ये लालू यादव को एक इनविंसिबल माना जाता था बिहार में, उनका खाता एकदम खाली रहा, कोई उनको नहीं मिला। लेकिन झारखंड चुनाव के बाद एक बार फिर बिहार के राजनीति में गर्माहट शुरू हुई और ये तरह तरह के बयान नीतीश कुमार के खेमे की तरफ से आने लगे, और ये प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब जो है इस चुनाव से सबक लेना चाहिए और बिहार में वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो झारखंड में जो दोहराई गई है, और बिहार में जो है नीतीश कुमार जो जेडीयू है उसको एक सीनियर भूमिका में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो झारखंड में जिस तरह से हार हुई है भारतीय जनता पार्टी को उससे सबक लेते हुए और यहाँ पे उसको वो जो 140 सीट का जो उनकी डिमांड है उसको वो पूरी कर देनी चाहिए। नीतीश कुमार के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्तर के नेताओं की तरफ से काफ़ी हमले हुए। नीतीश ने भी उसका जवाब दिया। बाद में नीतीश ने कहा कि सब ठीक है। जाहिर है कि नीतीश कुमार इस मामले में बिल्कुल एक अलग रुख उन्होंने अख्तियार कर रखा है, एकदम खामोशी के साथ जो उनका चित परिचित अंदाज है उसमें उन्होंने अपना अंदाज। लेकिन इस सब के बावजूद अगर ये देखा जाए कि फ़ायदा किसका है किसमें, नीतीश कुमार, बीजेपी, आरजेडी। अगर आरजेडी जाहिर है कि अब उतनी बड़ी फोर्स नहीं रही है। नीतीश कुमार ने आरजेडी के बहुत सारे जो
जो वीकर सेक्शन के वोटर्स हैं उनका वोट जो है नीतीश कुमार ने अपने कब्जे में कर लिया है, और उसका नमूना जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया। और बीजेपी के पास भी अपना एक बड़ा वोट बैंक जो है उन्होंने ओबीसी और अपर कास्ट का बिहार में जो है उन्होंने अपने पास कर लिया है। तो इस तरह से एक फॉर्मेडेबल कंपटीशन ही नहीं बल्कि एक तरह से कह लीजिए विपक्ष का सफाया हो जाएगा अगर ये दोनों साथ में आते, तो ये इसमें दोनों का फायदा है। इसलिए जो अमित शाह का जो बयान आया है, जो उन्होंने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये अब लगभग तय माना जाना चाहिए कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी का अलायंस जो है वो पक्का है। जो विपक्ष में तेजस्वी और आरजेडी की तरफ से जो हमले हो रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, उससे भी देखते हुए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन जो है वो पक्का है। लेकिन यहाँ पे जो मेन लड़ाई होगी, जो खास लड़ाई होगी, वो होगी सीटें किसको कितनी मिलें। क्या बराबरी पे मुकाबला होगा जैसे लोकसभा में हुआ था? क्या जेडीयू को ज़्यादा सीटें मिलेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी? ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन अब तक का जो रुझान है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ भी जो फैसला होगा, अंतिम फैसला, निर्णय होगा, वो वही होगा जो लोकसभा में हुआ था कि 50-50 के ऊपर जो है ये बात तय होगी। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, और कुछ सीटें जो हैं, जो पासवान का अपना एक उनका वोट बैंक जाहिर है कि है, दलितों के ऊपर उनका असर है, तो कुछ सीटें जो हैं रामविलास पासवान के हिस्से में भी आनी तय हैं, और कुछ दूसरे इलाही अगर आते हैं तो उनको भी इसमें अकोमोडेट करने की कोशिश किया। लेकिन ये लगता ज़रूर है कि ये अमित शाह के इस बयान के बाद कि इसमें भी वही फार्मूला अपनाया जाएगा जो लोकसभा में अपनाया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।